हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया मैं सेशन लेकर के आया हूं। इसमें हम डिस्कस करेंगे उन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। जैसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है जियो साइंटिस्ट का लेकर के। तो आपके दिमाग में आएगा कि जियो साइंटिस्ट हमें थोड़ी बनना है और हमें तो आईएएस बनना है या सीडीएस या एनडीए में जाना है। तो दोस्तों, आपका सोचना और कहना बिल्कुल ही सही है। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस कमीशन या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन आपका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा है वो किसी और के एग्ज़ाम में ना पूछे, ऐसा संभव नहीं है। वो पूछता है घुमा फिरा करके। आज जो मैं यहाँ पे जियो साइंटिस्ट, इंडियन जियो साइंटिस्ट के बारे में, पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ 2024 का। इसमें आप देखेंगे कि कम से कम जो टोटल नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन 120, उसमें से 50, मोर देन 50-60 क्वेश्चंस जो जनरल स्टडी का है आपका पेपर, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि आपका एनडीए में भी काम करेगा, सीडीएस में भी काम करेगा, सीएपीएफ में, एपीएफओ प्लस आईएएस में भी काम करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि हमें उन सभी पेपर का एनालिसिस करना चाहिए जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। हमें पता है कि यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट तरह के जो है कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। सबसे पहले जब हम यूपीएससी, जैसे बहुत से लोग, आप अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में जाएं या फिर मुखर्जी नगर या फिर किसी और प्लेस पे, तो लार्जली लोग कहते हैं कि हम प्रिपेयरिंग फॉर या फिर एस्पिरेंट ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बट देखिए, ये पूरी तरह से एब्सोल्युटली सही नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो एक से ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर सपोज करिए आप आर्ट्स से हैं या फिर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इंडियन स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन जियो साइंटिस्ट का भी एग्जाम देते हैं। क्योंकि यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट होती है या फिर जो वैकेंसीज लाती है, उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी होता है। आईएएस का जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके लिए आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। लेकिन जब आप स्पेसिफिक फील्ड के लिए जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन जियो साइंटिस्ट स्टडी जो कि सर्विस, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन स्टैटिक सर्विस, तो फिर इनके लिए अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं, आज जो मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं जियो साइंटिस्ट का, इसमें आपको साइंस बैकग्राउंड से, केमिस्ट्री से या जियोलॉजी से आपका जो है कि मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो एग्जाम होता है कंडक्ट कौन करवाता है, योग्यता क्या होती है, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जियो साइंटिस्ट पहली बात तो करते क्या है। बात समझ रहे हो? जियो साइंटिस्ट करते क्या है यह भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर ये डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा करते हैं वो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में स्टडी करना कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फिर उसके बाद और भी चीजें जैसे कुल मिला के नेचुरल रिसोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी, जिसे हमने कहा इंडियन इंडियन जियो साइंटिस्ट, जियो साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। ये 2024 का हम अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ हुआ है, उसका जो जनरल स्टडी का पेपर होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपकी एज जो है 21 से लेकर के 32 होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो 3 साल मिलेगी, और किसी में आते हैं तो उसमें अपना अलग अलग होता है। तो जनरली आप 21 से लेकर के 32 मान करके चले, ये आपकी होती है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आपका मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे आपका एमएससी, एमएससी जैसे केमिस्ट्री में होनी चाहिए एंड जियोलॉजी में होनी चाहिए, ठीक है, जियोलॉजी से होनी चाहिए। तो ये बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री के साथ होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसमें जो जनरल स्टडी को हम लेकर के करेंगे, हमारा जो एम है, ठीक है, एम है कि हम उन क्वेश्चन को यूटिलाइज करें किसी और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ पे हम देखते हैं एम के उसको यूटिलाइज किया जाए कैसे। और जीएस का जो पेपर होता है इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्पेशली अगर हम जीएस की बात करें, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका पॉलिटी हो गया। और अब जो 2024 के इंडियन जियो साइंटिस्ट के बारे में पूछा है, ये ज़्यादा आपका जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी मैपिंग का सवाल पे ज़्यादा फोकस किया है। और उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में और पॉलिटी के बारे में पूछा गया है। फिर इसके बाद हिस्टोरी के बारे में पूछा गया, इतिहास के बारे में। इन सभी चीज़ों पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है इस साल। और जो क्वेश्चंस है इसमें 120 क्वेश्चन, आप अगर थोड़े से भी सीरियस और थोड़ा सा सिंसियर होंगे, ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी हालत में गिरते पड़ते 70-80 क्वेश्चन यू कैन करेक्ट। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा पॉज लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि रियल में जो जियो साइंटिस्ट होते हैं, बात समझ रहे, जो जियो साइंटिस्ट होते हैं, एक सेकंड मैं पेन अपना ले लेता हूँ, ठीक है, इनका जो जो काम होता है उस चीज को लेकर के भी हम बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है, एक सेकेंड। जियो साइंटिस्ट प्रोफेशनल डिलेव्स अंडर इंडिक्रीट वर्किंग आवर प्लानट, आवर जो प्लानट है उसके बारे में वो क्या कहते हैं, फील्ड स्टडी नो एज जियो साइंस एंड इंकॉम्पेस अर्थ हिस्टोरी के बारे में। कंपोजिशन डायनामिक प्रोसेस अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, जैसे हमने कहा कोर होता है, मेंटल होता है, बात समझ गए, जो अर्थ को लेकर के करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। उसके बाद इनका जो रोल होता है इन्वेस्टिगेशन करना होता है वेरियस एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक कंडक्ट द फील्ड स्टडी करते हैं कि एरियल फोटोग्राफी और ड्रिलिंग वगैरह सब करते हैं। और इसके बाद ये जो होते हैं वर्क इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड, जो साइंटिस्ट स्पेंड सिग्निफिकेंस टाइम इन द फील्ड ऑफन ट्रेवल द डिस्टेंस, मतलब ये है कि फील्ड वर्क पे जाकर के काम करना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद इनकी सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक होती है, आप समझ सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती है उनकी बैचर। तो ये हमने बात किया कि इनका आप हाई, अगर आप हाई क्वालिफिकेशन डिग्री में जाते हैं तो उसमें भी स्कोप है। अगर मास्टर डिग्री करके आप इंडियन जियो साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपने जियो केमिस्ट्री जियोलॉजी से अगर आपने एमएससी कर रखा है तो। अब यहाँ पे हमने बात करने वाले हैं हम कि क्वेश्चंस देख सकते हो, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलियम 2000 एग्जाम 2024 है। हम सीरीज ए की बात कर रहे हैं, पेपर 1 जो आपका जनरल स्टडी होता है, इसको टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप हमें ट्रेवल करने का टाइम दे दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल आपके 100 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस होता है, मतलब वन एक मार्क्स से कम होता है क्वेश्चन। और ये आपका निगेटिव मार्किंग होती है, ये हमें पता होना चाहिए, 1/3 होता है। ठीक है, समझिए कि अगर 4 क्वेश्चंस आपने, ठीक है, रॉन्ग किया और एक क्वेश्चन आपने करेक्ट किया, तो मे बी आपका जो है कि, सॉरी मैंने 1/2 बोल दिया, 1/3 के हिसाब से है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपने किया तो कहने का मतलब मेरा कुल ये है कि ये आपका निगेटिव मार्किंग में होता है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग में होता है। और इसी के साथ अब हम चलेंगे, अपनी बात करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, हम क्वेश्चंस के बारे में अब बात करेंगे कि क्वेश्चंस किस हिसाब के होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब देखिए साइंस से सवाल पूछा हुआ, टैट्रिक एसिड के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे, टैट्रिक एसिड के बारे में क्या होता है और ये इसका सोर्स क्या है। तो लेमन जूस, ऑरेंज जिंजर एंड टर्मरियन, तो मतलब क्या, विनेगर, ठीक है। तो विनेगर है, तो अब आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना, इसका जो टैट्रिक एसिड होता है इसका सोर्स क्या, खट्टा है, साइट्रिक किस में मिलता है, टैट्रिक और साइट्रिक दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, उसको आप देख लीजिए। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, जैसे हम कहते हैं ना
कि जो पानी होता है, पानी में कितना जो है कि सैलिनिटी लवणता पाई जाती है। कुछ पानी बहुत खारा होता है, कुछ मीठा पानी होता है। क्यों होता है? उनका एसिड और बेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि एसिड एंड बेस, खारा और नमकीन, ऐसा कुछ होता है ना, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे। दूसरी ये भी मैं बता दें कि मैं बता दूं आपको कि जियो साइंटिस्ट का जो ये एग्जाम होता है, ये केवल केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इसलिए नहीं कि इसमें नोटिफिकेशन किया गया, इस वजह से कि इसका हिंदी में पेपर प्रिंट ही नहीं होता है। बात समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पे आपको अलर्ट होना चाहिए। अब ये कह रहा है इनके बारे में स्टेटमेंट में कौन सा इसमें जो है कि करेक्ट नहीं है। इस क्योंकि हमने कहते हैं, क्या कहते हैं, 0 से लेकर के 14 तक होता है और 7 पे न्यूट्रल वाटर होता है। बात समझे? आपके ब्लड जो होता है उसका क्या जो कि पीएच वैल्यू होती है, तो एसिड आप यहाँ पे पीएच वैल्यू के हिसाब से आप इसको इसके बारे में पूछ रहा है। अब आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये देखिए, जो फिजिक्स, ठीक है, जियोलॉजी और केमिस्ट्री से फिजिक्स, जियो फिजिक्स से पढ़े हुए हैं, उनका ये अपना अलग से जो कि एक तरह का आप कह सकते हो कि इनका क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन बन रहा है उनका अपने हिसाब से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि कौन ऐसा साइंटिस्ट था, ठीक है, साइंटिस्ट था कि जो डेवलप करता है, क्या करता है, डेवलप, सॉरी, ठीक है, डेवलप करता है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को कंसीडर करते हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और आगे हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को लेकर के। तो अब देखिए, इसमें आपको बहुत आसानी से देख सकते हो कि वास्तव में मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है क्या और इसको कैसे हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो कि डेवलप करता है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कॉल द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जियो फिजिक्स का, तो जनरल आपके कोई अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैपिंग का सवाल है। कह रहा है माउंट किलिमंजारो तो अफ्रीका में है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या है। ये कह रहा है सिचुएटेड इक्वेटर, द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो अब देखिए, इसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, आपको बस इतना बताना है जो प्रोसेस है, जो क्वेश्चंस के नेचर होते हैं और जो टॉपिक से पूछे जाते हैं वहां से हमें पुट अप करना है। अब हमें देखिए ये पता होना चाहिए कि ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर के पास है, फिर उसके बाद फ्री फॉल स्टैंडिंग माउंटेन है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे टॉलेस्ट है, ऐसा कुछ करके जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो आपको अगर नोट करना है तो इसको कर लीजिए, माउंटेन किलिमंजारो अफ्रीका में है और उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद मैपिंग का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि एक अरल सी है, ये कह रहा है एक अरल सी है और सेंट्रल एशिया में ये जो है कि सिचुएटेड है, ठीक है, मतलब स्थित है, और वो 2 कंट्री से बॉर्डर लगता है, वो कंट्री का नाम बताइए। तो आपको मैपिंग इसलिए ही मैं बताता हूँ कि नहीं, मैपिंग कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, और इस वजह से आप देखिए, हम हमेशा जब हम आप करंट अफेयर्स स्टैटिक्स बताते हैं तो उसमें हम ये चीज़ बताते हैं। तो देखिए, ये जो बहुत से ऐसे भी मैंने टीचर्स को, जो एडुकेटर है, उन्होंने देखा, मैंने देखा, तो वो कह रहे हैं कि इस साल का जो पेपर आया है जियो साइंटिस्ट का बहुत टफ है, बट आई डोंट थिंक कि ये टफ है। हाँ, थोड़ा सा जो एंशियंट मेडवल के कुछ सवाल हैं, 2-4 सवाल मैं बताऊंगा आगे, बहुत डिफिकल्ट हैं। बट आप अगर 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से अगर ये मान करके चले हैं आप कि नहीं जो है कि 10 क्वेश्चन ऐसे टफ हैं, तो 110 क्वेश्चन भी बचते हैं जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, अभी आर के बारे में पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से लगा सकते हैं। एक तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्या है तुर्कमेनिस्तान, आप इसको आइडेंटिफाई कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, तब हमें पता चलेगा ना कि वास्तव में आप कितने कंसीडर कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैलापागोस आइलैंड के बारे में पूछ रहा है। ये पैसिफिक ओशन में है और इसमें देखिए क्या करा, अब ये कह रहा है कि ये जो बना है किस कारण से बना है, वोल्केनिक की वजह से या कैसे बना है।
फिर ये कह रहा है किसका पार्ट, किस कंट्री का जो आइलैंड पार्ट है, पेरू है या फिर आपका इक्वाडोर है, ये भी पता था, हमें बता दिया इक्वाडोर है, पेरू का नहीं है, ठीक है, ये इक्वाडोर का, और ये सही है स्टेटमेंट कि वोल्केनो से बना हुआ है। ओके, ठीक है, तो मेरा जो बताने का ऑब्जेक्टिव था ये बता दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एंशियंट सिटी तक्षशिला सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसी ऑफ द पाकिस्तान। अब देखिए थोड़ा सा पूछ रहा है, जो तक्षशिला एक तरह का एजुकेशन सेंटर था एंशियंट टाइम में, वो किस प्रोविंसी में, बलोचिस्तान, खैबर बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, ये इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद कह रहा प्राइम मेडिटेरियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड द नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री के बारे में पूछ रहा है। तो अब देखिए आपको इसमें देखिए ये बताना है कि कौन से कंट्री से आपका 0 डिग्री आता है। तो अब 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के बारे में अब आपको अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, हम ऐसे डिवाइड करते हैं 0 डिग्री, इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ पड़ जाता है, इसके डाउन साइड जाएंगे तो साउथ पड़ जाएगा। लेकिन एक ऐसे निकलती है जो कि लाइन इसको कहते हैं, जिसको आपको टाइम लाइन, टाइम एंड जोन के रूप में डिसाइड करते हैं। तो ये पैरा मेडिटेरियन टाइम। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस के मैं अलग अलग से लेक्चर बनाने वाला हूँ। बात समझ रहे हो, मैं लेक्चर बनाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 प्राइम मेडिटेरियन के बारे में पूछ रहा है, तो हम ये क्वेश्चन ले लेंगे और आपको इसके बारे में A to Z बताएंगे। लेक्चर 10 मिनट का 20 मिनट, एक क्वेश्चन पे अलग से 10-5 मिनट का मैं लेक्चर बना के आपको छोड़ूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 12 कह रहा है कौन सा इसमें प्रोसेस डिस्क्राइब, ये भी फिजिक्स का है कि लोअर कंसंट्रेशन, ये कह रहा है इनमें जो है डिफ्यूजन, ओमिशन, फ्लोराइड डिप्लेशन, इनमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि जब हाई कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स ट्रांसफर टू लो कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स की तरफ। इस पर्टिकुलर फिजिक्स का सवाल आपका बन जाता है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि पाथवे वाटर मूव, अब ये कह रहे हैं कि आपको पाथवे तो वाटर मूव इन द रूट, रूट जो होता है आपका प्लांट्स का जो होता है, जो पानी उनको मिलता है किस प्रोसेस से मिलता है, कहाँ पे जाता है, कैसे जाता है, ये भी आपका बॉटनी का सवाल आ जाता है। आफ्टर द फ्यू डे द सोविंग द मैच, जो मक्का होता है जब हम उसकी बुआई करते हैं तो सबसे पहले अपवर्ड नहीं जाता, उसकी जड़ें निकलती है, फिर उसके बाद उस जड़ों से निकल करके ऊपर जो है कि टहनियाँ निकलती है। तो उस प्रोसेस को बोला है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। हम देखिए अपने लाइफ में ना बहुत कुछ देखते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द टेक्निक ऑफ द ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द टू प्लांट फॉर्म द कंपोजिशन प्लांट। तो इस कटिंग द बॉडिंग द ग्राफ्टिंग द लेयरिंग, ये आपका क्लास 12th की एनसीईआरटी 11th 12th 10th 9th से लेकर के अगर 12th तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो इन सभी चीज़ों का आप आसानी से सवाल दे सकते हो। और इसी वजह से दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जब आपकी स्कूलिंग बढ़िया हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वेस्कुलर बॉन्डल, ये हालांकि थोड़ा स्पेसिफिक है, इसको बोटनी का सवाल है, इसको छोड़ते हैं। फिर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। मॉडर्न इंडिया का सवाल है जो आपका 1857 का रिवोल्ट होता है, उसमें डिफरेंट हिस्टोरियन जो होते हैं अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं। इज दैट क्लियर, अलग अलग अपने ओपिनियन देते हैं। जब ये ओपिनियन देते हैं तो ओपिनियन के आधार पे अपनी बुक भी लिखते हैं। तो अब ये पूछ रहा है 1857 का रिवोल्ट जो बुक्स लिखी गई है, एसन से सुरेंद्रनाथ सेन ने लिख रखा है, सिविल रिबिलियन मूवमेंट, सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटी 1857 एंड 59, सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ द 1857, अवध इन रिवोल्ट। इस बारे में पूछ रहा है कि कौन सा किसने किया। तो आपके लिए बेस्ट ये है, इस बुक का नाम आप गूगल करिए, सर्च करिए, आप अपने आगे लिख करके बताइए कि इनका कौन कौन राइटर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, यहाँ आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से विजय नगारा के बारे में पूछ रहा है। विजय नगारा के बारे में ये पूछ रहा है, एक साम्राज्य होता है सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल साउथ इंडिया में, तो उसके बारे में ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको करना है। तो आपका एंशियंट मिडवल इंडिया से भी सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद ये सवाल जो है 19 ये कह रहा है कि जैसे सैयद अली, रैब, इब्न बतूता,
पेटर मुंडा, डॉर्ट बारपर, ये लोग कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे थे और भारत में आए जो। तो अब देखिए यहाँ से ये भी सवाल हो जाता है कौन से कंट्री से, मोरक्को से थे या फिर कहाँ से थे, पोर्तुगीज तुर्की कहाँ से थे। तो ये लोग उस समय ट्रेवल करते थे किसी किसी कंट्री का जो कि स्टडी करते, तो ये लोग भारत आए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। तो हमें इनका टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, ये कब भारत आए और क्या क्या इन्होंने किया, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछ रहा है, जो हमारी एक ग्रीन हाउस गैस और जो ओजोन गैस है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। हमने अभी न्यूज में भी थी, जैसे कैलिफोर्निया सैन डिएगो, मतलब कैलिफोर्निया का ही एक प्लेस पड़ता है, वहां पे एक आदमी को जो कि अरेस्ट किया गया था। किस वजह से? क्योंकि वो जो है कि ओजोन गैस कुछ ऐसी थी जिनको बैन किया गया था, वो स्मगलिंग कर रहे थे। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया था, इस वजह से भी ये न्यूज में थी। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस न्यूज की वजह से, पहले कभी रही होंगी तो पूछ लिया, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछा है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछा है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है डिफरेंट बायोम्स क्या। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बायोम्स का मतलब क्या होता है। बायोम्स का मतलब ये होता है कोई स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से उनको क्लासिफाई किया जाता है। इज दैट राइट? जैसे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, पानी और तापमान के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्ड में जो कि आपका बायोम बाय ट्रॉपिकल, सवाना, प्रेयरी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेपी टाइप ऑफ बायोम्स, डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से यह चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद हम आगे आकर के बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपका फिजिक्स का बन जाता है, तो वो हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो हम उसको नहीं करेंगे। ऐसे कुछ हैं क्वेश्चन जो है कि नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है। ये कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। इसमें सीएजी का अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिमेन इन द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि करेक्ट बारे में बात कर रहा है, तो ये तो अपॉइंट करता है सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल के बारे में ये कह रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि हमें पता होना चाहिए कहाँ से सवाल पूछे जाए। तो जैसे एम लक्ष्मीकांत हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक तो आता है चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीएजी होता है, ईसीआई होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत जो है कि न्यूज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा न्यूज में क्यों है कि अभी जो दो इलेक्शन कमिश्नर को नए बिल के अंतर्गत सेलेक्ट कमेटी के द्वारा सिलेक्ट करके अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा। तो अब देखिए सीएजी भी वैसे ही है। अब ये सही हो जाता कब? जब ये कहता कि नहीं प्लेजर नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीएजी चार्ज द कंटिजेनियस फंड ऑफ द इंडिया, ये भी गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद रिपोर्ट जो रिलेटेड यूनियन स्टेट सबमिटेड द प्रेसिडेंट। अब एक बात हमें बताए, यूनियन का प्रेसिडेंट को करेगा, ठीक है, कितने स्टेट का प्रेसिडेंट को करेगा? तो इसलिए स्टेट का किसको करते हैं? वहां के हेड ऑफ द जो स्टेट होता है, कौन होता है आपका? गवर्नर होता है। फिर उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी कॉज रिपोर्ट सीएजी रिलेटिंग द यूनियन ले डाउन बिफोर। ये स्टेटमेंट ही सही है बिल्कुल। प्रेसिडेंट को जो यूनियन का रिपोर्ट दी जाती है वो जो प्रेसिडेंट को देता है सीएजी, राज्य का राज्यपाल को देता है। और दूसरी चीज, जब प्रेसिडेंट और राज्यपाल को मिल जाती है तो ये क्या करते हैं? असेंबली में ये रिपोर्ट देते हैं, भैया देखिए सीएजी ने ये रिपोर्ट दिया है, इसको करिए। और ये देखिए 3 रिपोर्ट पब्लिश करती है। बट हम इसको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, जब हम अलग से लेक्चर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे बनाएंगे तब आपको और मजा आएगा कि नहीं कैसे हमें नोट्स बनानी चाहिए और कैसे आगे पढ़ना चाहिए। हमारा देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको करंट अफेयर को स्टैटिक्स से बताना, प्रीवियस ईयर के यूपीएससी अदर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बताना कि सोर्स क्या है और कैसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। और उसके बाद हर एक से 2 सवाल पे मैं अलग से आपको लेक्चर बना करके दिया करूंगा। ये नया इनिशिएटिव अभी मैं जियो साइंटिस्ट वाले से स्टार्ट किया हूँ, आगे आने वाले समय में मैं ऐसा धुआंधार करने वाला हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमेशा अपडेट रहें सीएस सेंटर दिल्ली के साथ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे हम यहाँ पे,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। देखिए कह रहा है कि संविधान के अनुसार कौन सा सही है इसमें। कहते पार्लियामेंट, संसद, संसद जो है पावर टू मेक द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सबसे पहले हमें देखिए इन सब जानने से पहले हमें तो डिलिमिटेशन का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है कंस्टिट्यूंसी, क्योंकि अभी काफ़ी दिन न्यूज में था, 2023 में खूब धुआंधार न्यूज में था, तो इस वजह से यहाँ से पूछ लिया। फिर उसके बाद लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन कमीशन शैल नॉट बी कॉल इन द क्वेश्चन इन द कोर्ट। बिल्कुल सही। तो दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29। तो हमारा कहने का मतलब क्या कि हम अब आपको ये बताएंगे जब, तो हम आपको डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएं, कितनी बार अभी तक ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका काम क्या है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसके जो डिसीजन होते हैं कैसे आगे बढ़ाए जाते हैं। अब आगे आकर के हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। स्पेशल प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, बाई द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 89, ठीक है ना, 9th अमेंडमेंट काउंटर 2003, और ये इस्टेब्लिश करता है नेशनल शेड्यूल कमीशन ट्राइबल्स एक्ट, ट्राइबल्स। तो आप देखिए इसमें मैं ये बताऊंगा कि इससे 2003 से पहले नेशनल कमीशन ऑन द शेड्यूल कास्ट एंड द ट्राइबल्स, ठीक है, एक ही था, फिर उसको बाइफर्केट किया जाता, फिर उसका बैकवर्ड क्लास पे कैसा बना, फिर उसके बाद वुमेन कमीशन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इधर ये सभी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। फिर उसके बाद इधर हम आते हैं, हम इधर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ये वाला क्वेश्चन अब ये देखिए कह रहा है कि मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन पटली, ये हालांकि एक अलग टाइप का फिजिक्स का सवाल बन जाता है, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिर इसके बाद इंक्रीजिंग डेवलपमेंट, ये भी नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। फिर एक करा, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर आगे आते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट करेक्ट फॉर द कॉम्बिनेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये फिजिक्स का है, ये भी उसको ज़्यादा परेशान मत होइए अगर हम दूसरा एग्जाम दे रहे हैं तो। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन जो है कि अलग से आ रहा है, फिजिक्स के सवाल हैं, तो हम जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है हम उनको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40 40वां क्वेश्चन में जो कि इंपॉर्टेंट, एक आइलैंड होता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पे है, हमें मैपिंग पता होना चाहिए, तब मैपिंग में हम पता, जब हमें ये बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको साउथ ईस्ट एशिया का लोकेशन मार्क करें। फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या वालेसिल लाइन एंड वाइबर लाइन क्या है, और इनका बायोडाइवर्सिटी से क्या रिलेशन है, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बोर्नियो, सिलासिया, जावा, न्यूजीलैंड, इनके बारे में सब हम लेकर के पढ़ेंगे क्या है कैसे, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया का मतलब ये हो गया कि आपका ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे, जैसे बोर्नियो, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट चाइना, साउथ चाइना से ये सभी लेकर के साउथ ईस्ट एशिया हो जाता है, उसको हम कर लेते हैं। फिर उसका क्वेश्चन में 41 के बारे में का ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, तो हमें ये बताएंगे, तो आपको बताएंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं, फिर माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, कैनोपी फॉरेस्ट होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको देखना है क्या कह रहा है कि इसका जो है कि एरिया क्या है, अब इसको जो है कि पानी की कितनी ज़रूरत होती है, ये भी पूछ देगा, क्या अपने पत्ते एक बार फरवरी में छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ते हैं, ये भी पूछ देगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं। 42 कह रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 42 ग्राउंड नट के बारे में सुना होगा। अब ये कह रहा है कि क्या ये राबी सीजन की फसल है, और ये जो गुजरात जो है कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ग्राउंड नट के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राबी सीजन, खरीफ सीजन क्या होता है, जायद सीजन क्या होती है, गेहूं कब बोया जाता है, ग्राउंड नट कब बोया जाता है, सरसों कब बोया जाता है, आलू की बुआई कब होती है, गन्ने की बुआई कब होती है, कब कटाई होती है, इन सभी चीज़ों को लेके आपको एनालिसिस करना है, राइट। ये चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा 43, कह रहा टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लीडिंग प्रोड्यूसर बॉक्साइट। अब इसके बारे में हमने बताया भी था आपको कि गुजरात जामनगर, ठीक है, गुजरात जामनगर लीडिंग प्रोड्यूसर है, कोस्टल एरिया, बॉक्साइट आपका कैल्शियम बेस्ड है,
तो आपका कोस्टल एरिया में ही तो पाया जाएगा। तो सबसे पहले आप तो गुजरात मान सकते हो, और कोई कंट्री होगा जो कोस्टल एरिया, उसको जो है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस वजह से ना बात यह है कि बस हम नेचर देख रहे हैं, ठीक है। जब आप पूरा सीरीज हमारा देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब जामनगर के बारे में बताया था, जाम नगर के बारे में, जो गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ के पास में पड़ता है, वहाँ पे हमने क्यों बात किया था? क्योंकि अनंत अंबानी का वहाँ पे प्री वेडिंग डेस्टिनेशन था, ठीक है। अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये देखिए हर 2 साल पे आता है, ठीक है। 2023 में आया, फिर 2024 में, 2025 में आया। इसमें पूछ रहा है परसेंटेज के हिसाब से जियोग्राफिकल एरिया सबसे क्या है। मणिपुर है, मेघालय में, मिजोरम, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा एरिया है। तो एरिया जब ज़्यादा, परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। ये तो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेनी फ्रूट्स पॉइंट विद द सडन जंक जर्क बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये भी आपका जो कि अच्छा सवाल, इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसका क्वेश्चन 46 के बारे में पूछ रहा है, करेक्टराइज स्पेशलाइज अ लिंक एस्बेस्टोसिस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये डिजीज के बारे में पूछ रहा है कि क्या है, कैसे है, जनरल साइंस का। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें जो कि डिजीज है जिसके लिए कि वैक्सीन अभी इफेक्टिवली डेवलप नहीं किया गया है, ठीक है। चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, वायरल हेपेटाइटिस सी है, वुमन पोलियो वायरस है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को लेकर के, एक सेकेंड थोड़ा सा हमें कर लेने दीजिए, ठीक है। अब आगे आके बात करते हैं हम, ठीक है। अब एक आ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग द लिविंग एंड द नॉन न्यूक्लियर मैच्योरिटी के बारे में पूछ रहा है। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ये चीज़ हो जाती है। फिर अगर हम और आगे चल करके बात करते हैं, इसमें आप देख सकते हो विच आर द फॉलोइंग, इसमें कह रहा है सेक्सुअल क्रोमोसोम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, लकलाइटोडी एंटेनोडी सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है और हीमोफीलिया, ये सभी सवाल एक बार नहीं, दर्जनों बार हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी के लिए आपके लिए बेस्ट है कि एनसीईआरटी 9 से लेकर के 12 तक का, स्पेशली 9th और 10th का जो कि आप पढ़ लेंगे तो आपका 70% कवर हो जाएगा। बच्चा खुचा रहेगा तो आप घटना चक्र से सफर कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 50 है, टू मेडिवल पीरियड द कैनाल जो फॉर्म फ्रॉम द सतलज एंड द यमुना रिवर एंड ज्वाइनिंग एट द करनाल, करनाल आपका हरियाणा में पड़ता है, मेड द ऑर्डर किसके द्वारा या किसके पीरियड में, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, किसके टाइम में बना। इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ रहा है आपको, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत तेजी से ऊपर चले गए हैं, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे, हमने यहाँ पे बात किया। फिर उसके बाद एक सेकेंड भी बात के लिए हमने, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ जाता है, 46 वैक्सीन हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। फिर हम यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे हिस्ट्री की सवाल है, ठीक है। इतिहास के सवाल कुछ दिए गए हैं। रिटर्न द 3 वर्क साइंस म्यूजिकल काल, संगीतार्जा, संगीता, मीमांसा, सुधा, प्रधाना, इनके बारे में पूछ रहा है कि ये कौन किसने जो कि कंपाइल किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते, 52 के बारे में पूछ रहा है। देखिए कुछ टेम्पल्स दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है किसने बनाया, क्वीन लोका, लोका महादेवी ने बनाया, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बना गया। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कि 52 क्वेश्चंस के बारे में, तो हम इसको बता देंगे क्वीन लोका महादेवी कौन थी, और उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मतलब क्या होता है, और जितने भी ये टेम्पल्स हैं कौन से स्टेट में, कितने लैटिट्यूड कितने लॉन्जिट्यूड पे इनको बसाया गया है। अब इसका क्वेश्चन में नेक्स्ट पे ये है, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट, ठीक है। नालार, ये भी आपका मेडवल, इसी वजह से कह रहे हैं कुछ लोग कि बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत मतलब आप बोल सकते हो बहुत डीप में जाकर के ऐसे सवाल पूछा गया है कमीशन के द्वारा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहे हैं कि ये कौन ऐसी, ये जो बुक है कि कीर्तन घोषा, ये बुक है, ये कौन लिखा है, ठीक है। श्रीमंथा शंकरा देव ने लिखा है या फिर किसने किया, तो ये आप, मैं बता दे रहा हूँ, डी ऑप्शन ही जो है इसका वुड बी करेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन में 55 की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं प्रपोजिशन फ्रॉम द हिस्ट्री बुक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया
बाई जेम्स मिल। अब ये कह रहे बुक का नाम बता दिए कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का बुक जो लिखा है जेम्स मिल ने लिखा है। लेकिन ये जो बुक्स है ये इनमें कौन से पार्ट से बिलोंग करती है, किस टॉपिक से लिखा गया ये चीज़ें, क्या इन्होंने टैक्स पेएबल के बारे में बात किया था, एक कल्टीवेटर के बारे में बात किया था, या फिर लैंड लॉर्ड के बारे में बात किया था, या फिर और किसी पीजेंट वगैरह के बारे में इन्होंने बात किया था, ये चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, ये कह रहे हैं कि 1908 में जी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने जब मुजफ्फरपुर के जो कलेक्टर थे किंग्स फोर्ड जो थे इनके ऊपर बम फेंका, ठीक है, और उसमें जब बम फूटा तो विच इवेंट द फॉलोइंग करेक्टरली डिस्क्राइब द प्रोफेशन ऑफ द किंग जॉर्ज। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन ने ये कहा कि जो किंग जॉर्ज थे ये काम क्या करते थे, वर्क क्या करते, हमने कहा कलेक्टर थे, ठीक है, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर, जज, पुलिस ऑफिसर एंड आर्मी पर्सन। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि इनका जो कि प्रोफेशन क्या था। जब हम पढ़ेंगे तो इसमें प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम, लेकिन यह भी बात देखिए ये जिसपे फेंकते हैं वास्तव में ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बन जाता है। फिर इसके बाद तो आप देखेंगे कभी कभी ना क्या होता है कि बादल में येलो कलर का, ब्राउन कलर का बादल छा जाता है। क्यों छा जाता है? ये फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से होता है, ये प्राइमरी पोल्यूशन है, ठीक है, ये प्राइमरी पोल्यूशन। तो अब इसमें ये पूछ रहा है ये क्या करता है, आंखों को इरिटेट करता है, ठीक है, ही लेट द क्रैकिंग द रबर, ही द कॉज द कंसिडरेबल डैमेज ऑफ द प्लांट। सभी चीज ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब यह है कि जब स्मोक पोल्यूशन होगा तो इन सभी चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं कि विच इनमें से कौन सा एक ऐसा है ट्रेस है हाईली टॉक्सिन, इनमें कौन सा है, अर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, मरकरी, इनमें से कौन सा ऐसा है, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ कि मरकरी है, नहीं नहीं, इनमें से कोई सी भी हो सकता है। अब ऐसा ना कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दें क्या सर आपने ये बताया था लेकिन ये था। तो इसमें हाई टॉक्सिन के बारे में पूछ रहा है कौन है, तो आप जो है कि गूगल पे करिए और हम अलग से बताएंगे। अब ये देखिए ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द लैप्स रेट इन द रिलेशन ऑफ द एटमोस्फेरिक रीजन। पहली बात तो हमें लैप्स रेट के बारे में पता होना चाहिए। लैप्स रेट का मतलब, लैप्स का मतलब घटना होता है, रेट का मतलब जो दर होती है, ठीक है, घटने की रेट। अब ये कह रहा है कि जब हम पृथ्वी से एटमोस्फेयर की तरफ वर्टिकल जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये क्या है जो लैप्स रेट, ट्रोपोस्फेयर नेगेटिव लैप्स रेट, स्ट्रेटोस्फेयर नेगेटिव लैप्स रेट। तो अब देखिए, अब इसमें देखिए अब ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर दोनों में निगेटिव लैप्स रेट बता रहे हैं, तो दोनों तो एक साथ नहीं होंगे भैया। अब इसमें देखना है क्या है कैसे है। फिर अब एक आ रहा है यहाँ पे निगेटिव, सब में निगेटिव और इसमें पॉजिटिव। तो आप देखिए जो ट्रोपोस्फेयर है इसी में क्या होता है, निगेटिव लैप्स रेट होता है, मतलब प्लस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपको इसमें करना, तो जब हम पढ़ाएंगे तो एटमोस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में हमें बताएंगे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों घट रहा, स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों जो है कि बढ़ रहा। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपके पास एकदम बेसिक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6-8 की एनसीईआरटी में ये सब सवाल बोले गए। अब देखिए ये कह रहा है कि जो सूर्य से, सन से अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज आती है वो किस एटमोस्फेरिक लेयर में समाहित हो जाती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, किसके द्वारा, हालांकि इसमें नहीं दिया है, इसमें क्या नहीं कि कुछ से कह रहा है ओजोन गैस, ठीक है, O3 कौन से हमारे लेयर में है, इस मेसोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, किस में है आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं 61। कह रहा है ट्रू फिश का मतलब क्या है, ट्रू फिश के बारे में पूछ रहा है, जेली, सिल्वर, स्ट्रॉट, सी हाउस के बारे में पूछना है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है किसकी वेव लेंथ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, एक्सरे, गामा, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो एंड टीवी वेव, ये सब के बारे में आपको पूछना है। फिर उसके बाद ये एक अलग तरीके के कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग द पेयर ऑफ द प्रिंसिपल केमिकल कंस्टिट्यूएंसी इन द वाटर एंड देयर सोर्स, ये अलग है, ठीक है, हम हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट से है। अब ये आपका ट्रॉफिक लेवल के बारे में पूछा है, इनमें से बोला है कौन सा ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, ऑटोस्फेयर, ऑटोट्रॉफी है, हेर्बीवोरस है, कॉर्निवोरस है, डिकम्पोजर, कौन ऐसा है जो अपना खुद भोजन, ठीक है, खुद जो भोजन भोजन प्रोड्यूस करता है। बात समझ गए? तो आपको इसको करना, अगर आपको और भी तरीके से बता सकते हैं जब समय आएगा तब।
फिर उसके बाद देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूछा है। इसके बारे में इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, जैसे किसी जंगल में आग लग जाती, फिर वहाँ कुछ दिन के बाद नया आ जाता है, कहीं पे ज्वालामुखी आ जाती है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाती है, फिर वहाँ कुछ दिन के बाद नया जो है कि जंगल जम जाता है। तो दो तरह का सक्सेशन होता है, एक आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक जो है कि आपका सेकेंडरी सक्सेशन। चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, कब शुरू किया गया, और आगे ये भी हो सकता है कि कौन से स्टेट में शुरू किया गया, और इस चिपको का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, ऐसे पेड़ हैं तो आदमी आकर इसे चिपक जाते रहे थे। अब ऐसा नहीं कि इसमें चुंबक लगा है, वो पेड़ कट रहे थे, लोग पेड़ को कटने से बचने के लिए उसमें लपेट गए, कहें कि अगर पेड़ को काटना है तो पेड़ को काटने से पहले आप हमें काटिए, तब पेड़ को काटिए। ये उत्तराखंड में चला हुआ था 1917 में। फिर उसके बाद